अगर मैं आपको बताऊं कि 3 से 4 घंटे शिफ्ट करने के आपको $1000 मिलेंगे, फिर कैसा रहेगा? तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आकिब जावेद साहब जो हैं उनको हर चीज की जल्दी है। क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता बल्कि मेरी पूरी टीम को जाता है, क्योंकि हमारी पूरी टीम की हक मेहनत और कोशिश की वजह से हमें ये इजाज़त मिला। नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में तो आप ये देखेंगे कि मैंडेटरी है इंश्योरेंस और हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नो बखैर आगले वली करे आया वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वैसे सोनिया जी? अगर मैं आपको एक ऐसी जॉब ऑफर करूँ जिसमें वर्किंग आवर्स जो है वो 3 से 4 घंटे होंगे तो फिर कैसा रहेगा? अच्छा तो है, अच्छा साउंड कर रहा है। पैसे कितने होंगे ये बताइए। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि 3 से 4 घंटे शिफ्ट करने के आपको $1000 मिलेंगे, फिर कैसा ये रहेगा? तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन करना क्या है? करना ये है कि 3 घंटे की शिफ्ट करनी है, $1000 लेने हैं। करना कुछ नहीं है, बस खाना है। अरे भाई ये कहाँ मिल रही है जॉब, बताइए मुझे। अब पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये जॉब है क्या। हाँ प्लीज भाई दिखाइए कि ये जॉब क्या है प्लीज। सिर्फ 3 घंटे की शिफ्ट है यार। ये वाला मेकअप करके बैठना है? मेकअप नहीं है वो, ये पूरा सूट है। अब अच्छा। ये हाँ कहानी है, चीन का सूबा हेबी, यहाँ का सयाहती मकाम है। यहाँ के सयाहती मकाम पे जो मैनेजर है उनके दिल में आया कि यार क्यों नहीं, मुझे एक बड़ा मशहूर किरदार है मंकी किंग, बड़े बच्चों का फेवरेट है, तो एक बंदे को जॉब पे रखता हूँ, उसको मंकी किंग का मैं ड्रेस पहनाता हूँ और फिर यहाँ पे रख लेता हूँ। और मज़े की बात यह है कि ये बंदा वहाँ पे कमा भी रहा है और ठीक ठाक कमा रहा है। मशहूर किरदार है मंकी किंग, उसका कॉस्ट्यूम पहनना है, कॉस्ट्यूम पहन के केले वेले खाने, $1000 कमाने। सही है। मैं यही सही हूँ। बात करूँ नहीं? नहीं मैं यही सही हूँ। चल ये तो हम करते हैं कि सोनिया करेंगी नहीं करेंगी। और बट यू नो चाइना क्या कुछ कर रहा है। पिछले दिनों हमने दिखाया था ना लोगों को कि वो उन्होंने जो है वो नकली व्हेल शार्क रख दी थी, मशीन वाली। हाँ मशीन वाली है, मतलब और फिर कमाने के जरिए डिफरेंट और कुत्ते को पांडे का कलर करके उन्होंने पांडा कर दिया। हाइट मैं अभी भी सोचती हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है कि एक कुत्ते को पांडा बना दिया, उसको ट्रेन भी नहीं किया, वो कुत्ते की तरह चलता हुआ। हाँ कि कुत्ता कैसा लगेगा पांडा। लेकिन देखें ये तो इसको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो खैर मैं करूँगा कि सोनिया को मैं किसी तरह राज़ी कर लूँ कि ये $1000 200 मेरा कमीशन दे दीजिए यार, कुछ भी नहीं करना होगा। 10% कमीशन। यस, चलते हैं बड़ी खबर की जाने। सियासी हालात बदस्तूर कशीदा, PTI के बाद मौलाना फजलुर रहमान बिगड़ गए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर एहतजाज की धमकी, बिलावल की मनाने की कोशिशें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड से साजिद खान को ड्रॉप करने पर सोशल मीडिया पर तूफान बरपा। आकिब जावेद को खुद वजाहत देना पड़ी। फखरे ज़मान का मामला भी किसी करवट ना बैठ सका। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल फाइनल 11 बनाना अब एक चैलेंज दिखाई दे रहा है। कनाडा में पाकिस्तानी बिजनेसमैन अकील अब्बास ने साबित कर दिखाया, टोरंटो के 25 बेहतरीन CEOs की फहरिस्त में शामिल। फखरे पाकिस्तान से होगी आज मुलाकात। और सिंध में फने तामीर का शाहकार शाहजहानी मस्जिद हुकूमती तवज्जो की तलबगार। 100 गुंबद वाली तारीखी मस्जिद की अहमियत और हालात ज़ार से मुतालिक खुसूसी रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चलिए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज और ऑब्वियसली बात करेंगे सियासत की। मौसम सर्द हो रहा है, इस्लामाबाद में तो और भी सर्द हो चुका है। पाकिस्तानी सियासी दर्जा हरारत जो है वो किसी भी तरीके से कम होने का नाम नहीं ले रहा है और बेचारी हुकूमत एक के बाद एक उसके सामने हर्डल्स आ रहे हैं। अभी तो जितना PTI का एहतजाज था उन्होंने उसको निपटाया, लेकिन उसके बाद अब इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ हो गए। दूसरी तरफ पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब है। आज गवर्नर KPK ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी तलब की है, जिसमें एमरजेंसी और पारा चनार के इशू पर बात होगी। गवर्नर KPK ने तो सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया है और कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में 1% का भी काम नहीं किया। दूसरी जानिब मुल्क की सियासत में कल का दिन अहम गुजरा। इतलात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत ना करने पर नाला हैं। इसीलिए कल बिलावल ने मौलाना फजलुर रहमान के घर जाके
उनसे मुलाकात भी की है। जी, और दूसरी तरफ जेल में मौजूद बानी पीटीआई ने फिर एक नया बयान देकर सियासी हलचल जो है वो बढ़ा दी है। उनका मानना है कि अभी भी उनके पास एक आखिरी पत्ता मौजूद है। अब ये आखिरी पत्ता आखिर है क्या फिर किसी नए एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने एक और अहम बयान दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की जानिब से ये बयान आया है, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। शर्जील मेमन ने इंकिशाफ किया है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। अगर ऐसा है तो ये कितना ख़तरनाक होगा और हमारी अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो कहाँ स्टैंड कर रही है। तो सुबह सुबह पॉलिटिकल अपडेट्स हम आपके पास लेकर आए हैं। अगेन शिफ्टिंग आवर फोकस टू कल क्या कुछ होता रहा है, और उसमें जो चीज़ें खुल के सामने आई हैं वो ये आई है कि जब बिलावल गए मौलाना फजल रहमान को मनाने, इससे पहले रजिस्ट्रेशन जो मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल है उस पर सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत नहीं किए, और उनका मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि ये एक प्रोविंशियल मैटर है इसलिए उस पर उधर रहेंगे। लेकिन इसको अब इस बात को अच्छा नहीं लिया है मौलाना फजल रहमान ने, और उस पर ये भी कहा है कि आसिफ जरदारी जो सदर हैं उनको समझना चाहिए कि मामला बहुत हसास है। लेकिन दूसरी जानिब जैसे कि आपने बताया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एपीसी बुलाई है। एपीसी बुलाई है किस मामले पे? कुरम और पारा चनार के मामले पे। और कुरम और पारा चनार का मामला इतना ज़्यादा अहम, इतना ज़्यादा संगीन हो चुका था। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे इस वक्त सीज़ फायर है। ये कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है कि अपने ही मुल्क के एक शहर में दो कबाइल के दरमियान सीज़ फायर, ये कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं थी, दो कबाइल थे वहाँ पे। और क्या पहले अगर इंटरवीन कर लिया जाता तो क्या ये मामला रुक सकता था? क्या जो इतनी शहादतें हुई क्या वो रुक सकती थी? एंड इस पे जब अब एपीसी बुलाई गई है तो उस पर गालिबन पीटीआई ने आने से मना कर दिया उस एपीसी में। इस पे भी हम बात ज़रूर करना चाहेंगे कि आखिर क्या इत्तलात हैं, क्यों उन्होंने मना किया है। तो खैर ये तमाम तर पॉलिटिकल हैपनिंग में इंतहाई लेवल की गहमा गहमी है इस वक्त। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद मौजूद हैं। तो आसिफ बताइए इस वक्त क्या डिटेल्स है आपके पास और किस हवाले से इस वक्त आप हमें अपडेट करेंगे? जी देखें, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल को देखा जाए, जितना कि एक कुरम वाक़या हुआ है, इसके बाद जो दीगर वाक़यात हुए हैं, तो उस हवाले से जब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने एक जरगा बनाया, जो जरगा जो है कुरम गया, कुरम जाके वहाँ पे जो फरीकैन है उनसे बात की। जब दीगर फरीकैन से बात की तो ये इस हवाले से वही फैसला हुआ कि इसमें तमाम फरीकैन को और जो पार्टी हैं इनको देखेंगे, और उनका ये कहना था कि जो हमारे सूबे में आग लगी है उसको हमने खुद ही बुझाना है। तो इस हवाले से उन्होंने ये जरगा मुनक्किद किया, और जरगा आज मुनक्किद हो रहा है, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तमाम पार्टियों के जो सरबराहान हैं उनके पास खुद गए और उनको जाके दावतनामे दिए गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावतनामा दिया गया। आज जरगा जो है गवर्नर हाउस में मुनक्किद हो रहा है, उसमें तमाम पार्टियां शरीक होंगी और सूबे में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको देखा जाएगा कि उसको ख़त्म करने के लिए किन किन इक़दाम की ज़रूरत है और जो अहम फैसले हैं वो उसमें किए जाएंगे। अच्छा आसिफ, इसमें तमाम तर पार्टियों को मदऊ किया गया था, तो इत्तलात क्या है ऐसी कि पीटीआई इसमें आ रही है या पीटीआई ने मना किया है शामिल होने में? जी देखें, अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से जो शिरकत है वो मशकूक लग रही है, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी इनकार ही किया था। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस जरगे में शिरकत नहीं करेगी, क्योंकि वज़ीर आला का कहना था कि मेरा सूबा है, मैं ही इसको देखूंगा और इस हवाले से इक़दाम मैं ही उठाऊंगा। इस हवाले से वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कुरम के हवाले से मामला को भी देख रहे हैं। तो इस हवाले से अब तक की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस जरगे में शिरकत नहीं कर रही, क्योंकि ज़राए का यही कहना है कि वो इसमें जो मुशावरत की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो उन्होंने इनकार ही किया है। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। तो आज एपीसी जो है उसका ऐलान है, बहुत ही अहम मामले पे एपीसी है। देखते हैं कि एपीसी में क्या कुछ निकल के आता है और पीटीआई इसमें शिरकत करती है या नहीं करती है। बिल्कुल, ब्रेकआउट टाइम हो गया। नो, तो ब्रेक से पहले हम कुछ और करने वाले हैं। यस। अच्छा हम ज़रा थोड़ी सी ना बात कर लेते हैं। हम सब घूमने फिरने के बड़े शौकीन हैं।
पाकिस्तान में बहुत सारी जो इलाके हैं उनकी तारीख तो बहुत ही पुरानी, ख़ासतौर पे सिंध की तारीख है 1-2 सदी की बात नहीं, 5000 साल कदीम ये पुरानी है। मोहनजोदड़ो हो, उसकी सिविलाइजेशन है, द इंडस सिविलाइजेशन बेसिकली। यहाँ की सकाफ़त जब पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। बट सोनिया, ओवर द वीकेंड मुझे जाने का मौका मिला, एक बहुत ज़बरदस्त सी मस्जिद है, शाहजहानी मस्जिद, बादशाह शाहजहां जो है उन्होंने तामीर कराई थी ठट्टा में। और आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी कि यार लाहौर में मुग़ल आर्किटेक्ट है ना वो ज़्यादा है, यहाँ सिंध में इतना ज़्यादा नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत है वो अब किस हाल में है ज़रा आपको दिखाते हैं। 400 साल पुराना मुग़ल शाहकार, शहर ठट्टा के माथे का झूमर, शाहजहानी मस्जिद। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपने दौर में अजीम शाहकार उस वक्त के 9 लाख रुपयों में तामीर कराया। मुल्तानी, राजस्थानी और नसरपुरी फन्ने तामीर का ये शाहकार 1644 से शुरू होकर 3 साल यानी 1647 में मुकम्मल हुआ। इसकी तामीर का खास पहलू इसकी कमाल इंजीनियरिंग है। 100 गुंबदों वाली इस मस्जिद में एक भी लाउड स्पीकर नहीं, क्योंकि मेहराबों की बनावट इस तरह की गई थी कि मरकजी गुंबद से दी गई अजान आखिरी गुंबद तक पहुंचती थी। मस्जिद की खास बात क्या है कि उसी ज़माने से आज तक इसमें कोई पखा नहीं है, जितनी गर्मी होती है इतनी ये ठंडी हो जाती है। इसकी जो बुनियाद है वो 5 से 8 फुट नीचे पत्थर पे है, बाकी जो काम है वो सारा चूने चुरली और ईंटों पे है। इस मस्जिद शरीफ के 100 गुंबज़ों के अंदर न लोहा है न सीमेंट है, और इसकी क्रॉसिंग की ज्योमेट्री के असूलों पे ऐसा रखा गया है कि हवा की क्रॉसिंग 20,000 लोग नमाज तो पढ़ सकते हैं, रोशनी की तंगी, हवा के क्रॉसिंग की तंगी महसूस ना हुए। लेकिन अब इस मस्जिद की बदहाली शायद सिंध के महकमा आसारे कदीमा तक पहुंच नहीं पा रही है। काफ़ी वक्त हो गया, यहाँ खराबी हुई है। जो जैसे इसके जो टाइल्स है वो भी उखड़ गए हैं, और जो चकाशी का काम था वो भी उखड़ गया है। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से जो काम जो है ना वो काफ़ी मस्जिद रुबू नाली का शिकार हो गई है। फर्श पे जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं, दीवारों पर लगी टाइल्स उखड़ रही हैं, रोशनदान ईंटों के ढेर में तब्दील हो रहे हैं और मेहराब अपना हुस्न खो रहे हैं। मस्जिद के मेन सेंटर के मेन गेट के अंदर भी टाइल जो हैं वो गिरी हैं। कुछ मस्जिद के मेन इंटरेस्ट वाला जो गुंबद है इसके बराबर में जो है टाइल भी गिरी हुई हैं, और उसके साथ कुछ जो नक्श नगार हुए थे वो भी गिरे हैं, पुराने हो गए हैं। तो उसकी वजह उनको रिपेयर करवाने के लिए जो अभी टाइल बनवाई है हमारे डिपार्टमेंट ने, जिसको लेबार्ट्री ले भेजा हैदराबाद, तो इसके लिए रुका हुआ है कि पहले ये हमें काम करवाना था, लेकिन इस ड्रेनेज की वजह से कि जो सैमा है इसकी वजह से मस्जिद की दीवार, टाइल और ईंटों को नुकसान हो रहा है। शाहजहानी मस्जिद में बहाली का काम सुस्त रवि का शिकार भी रहा, और इसकी वजह थी इख्तियारात की मुंतकली। पहले ये वफाक के पास थी तो वहाँ से जो काम वो रुका हुआ था, अब ये जो है सूबाई हुकूमत के पास हो गई है, तो काम तो शुरू हो गया है, मगर जो काम होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से काम कभी रुकता है, कभी जो है काम जारी होता है। काम करने के हुकूमती दावे एक तरफ, कई अरसे से मसाइल में घिरी शाहजहानी मस्जिद की खस्ताहाली पर तरजीही बुनियादों पर काम ना किया गया तो इसका हुस्न मजीद मांद पड़ सकता है। प्रोग्राम दुनिया बोल है के लिए सैयद फैसल करीम, शाहजहानी मस्जिद, ठट्ठा। इतनी खूबसूरत मस्जिद, सकाफत की पहचान हमारी, और हालत ज़ार क्या है चले उसकी हमने अफसोस है। कोशिश की कि जी हुकाम वाला तक पहुँचे, और उम्मीद करते हैं कि वो अब इस पे काम तेज़ से तेज़ तर कर। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अब बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स के मैदान की। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान कैप्टन हैं, उनके साथ अबरार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ़, जहांदाद खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान विकेट कीपर शामिल है। अच्छा, हमने सिर्फ T20 नहीं बल्कि टेस्ट और ODI के भी स्क्वाड का ऐलान किया है, विच वी आर शोइंग राइट नाउ। साउथ अफ्रीका ने भी पाकिस्तान के लिए जो है वो T20 सीरीज़ के स्क्वाड का कर दिया है ऐलान, और 15 रुकनी जो साउथ अफ्रीकन टीम है उसकी क़यादत करेंगे हेनरी क्लासन, और एडन मार्करम की श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में मसरूफियत की वजह से कप्तानी उन्होंने अब संभाली है।
तो अब हम ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि जो स्क्वाड है इसकी असल खबर जो है वो ये है कि साजिद खान नहीं है टेस्ट स्क्वाड में, और उसका ये बताया ये गया है कि क्योंकि तेज़ विकेटें होंगी इसलिए साजिद जो है खान उनको हमने इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया है। लेकिन उसके साथ अगर विकेटें तेज़ हैं तो शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है, और शाहीन शाह अफरीदी के लिए कहा गया कि क्योंकि हमें उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी है इसलिए शाहीन शाह अफरीदी नहीं है टेस्ट में। लेकिन फ़खर जमान क्यों नहीं है, उन्हें क्या खिलाना ये तो हमें नहीं पता। इसी सब पे बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट फॉर्मर क्रिकेटर साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। साजिद भाई अरे वाह, आज तो साजिद भाई ने जो है वो टेस्ट वाली जो है वो जर्सी पहनी हुई है। मेरे ख्याल से साजिद भाई जो है, क्योंकि साजिद खान को नहीं लिया टीम में इसलिए साजिद भाई ने एहतजाज किया कि मैं पहन लेता हूँ, मुझे ले लें आप टीम में। भाई क्या मसला है आखिर यार? ठीक है स्पिनिंग विकेटें नहीं होंगी, तेज़ विकेटें होंगी, लेकिन उस पर फिर शाहीन को बाहर कर दिया। ये सिलेक्शन समझ में आ रही है साजिद भाई आपको? फैसल भाई, आपको और सोनिया को दोनों को अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में गोल्डीज जो देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रो दिया। देखें फैसल भाई, सोनिया बहुत बड़ी ज्यादती है। ये खुला मैरिट का कत्ल किया। साजिद खान जो 19 आउट करता है और मैन ऑफ द कराची, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है, जिसने इतनी आला कारकर्दगी दिखाई है पाकिस्तान की। अगर मैं समझता हूँ आकिब जावेद जो चीफ सेलेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं, उनके होते हुए मैरिट का कत्ल हो गया तो बहुत बड़ी ज्यादती है। साजिद खान किसी भी तरह ड्रॉप नहीं हो सकता और रिजवान यकीनी तौर पर उसको फ्रंट पे आना पड़ेगा। और जिस तरह आपने बहुत प्यारी बात की शाहीन शाह अफरीदी, मेरे पास एक वाइट बॉल है। ये वाइट बॉल की क्रिकेट खेलने में अगर शाहीन शाह अफरीदी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर देता है ओडीआई 2020 में, आप टेस्ट मैच में रोकेंगे? ये बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझा, छुट्टियों पर गए हुए आकिब जावेद लाहौर कलंदर थे, और इस तरह के फैसले हैं। फ़खर जो पाकिस्तान की रीढ़ का हड्डी है, मैन ऑफ द कराची बन के सामने आया, एक सीओ की वजह से उसकी अना का मसला है। फिर शाहीन शाह अफरीदी का जो मेरा अपने जराए बताते हैं, वो कंधे की जो बात थी ना, वो अना वाली बात बन गई। जो कंधे पे जो हाथ रखा था ना, उसकी सजा ये ना दे कि क्रिकेट। साजिद भाई आपने ना फ़खर जमान की बात की, ये जो हम इस वक्त वाइट बॉल टीम लेके जा रहे हैं ना अपनी, इसका सबसे कामयाब प्लेयर है फ़खर जमान। साउथ अफ्रीका में उसने 98 के एवरेज से रन बनाए हुए यार वहाँ पे। उससे उसके करीब भी कोई बैट्समैन नहीं है अगर आप साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें तो फ़खर जमान तो चले, आपने बता दिया। अच्छा, बड़ी मुश्किल से हमें याद आया मोहम्मद अब्बास। फाइनली ये पाकिस्तान क्रिकेट का वतीरा रहा है कि ना हम फ्रिज में रख देते हैं, जिस तरह गोश्त ना डिफ्रीज़र में रख देते हैं, फिर हमें याद आया ओहो उस कंपार्टमेंट था, आओ चलो वो वाला निकाल के पकाते हैं फिर। तो अब मोहम्मद अब्बास इनको फाइनली याद आ गए हैं और वो भी टीम में आ गए हैं। अगेन वही बात है कि फ़खर जमान वो भी टीम से बाहर हैं। बाकी पहले टेस्ट पे आ जाते हैं साजिद भाई, टेस्ट के स्क्वाड को कैसे देखते हैं? मीर हमजा फाइनली एंट्री तो हुई है, लेकिन अब जो पीसीबी है ना, उसका सिलेक्शन कमेटी, वो हमेशा फैंस के साथ खेलती है, थोड़ा दो थोड़ा लो की बुनियाद पे। इतना लें आप खुश हो जाएं और बाकी जो है आप रहने दें। देखिए फैसल भाई, तीनों फॉर्ड में दोबारा आ गए आपके। ना वो काजन ट्रॉफी को तरजीह दे रहे हैं, सोशल मीडिया को तरजीह दे रहे हैं, अपने जो एजेंट हैं उनको तरजीह दे रहे हैं। बाबर ने पाकिस्तान के ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ना पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम को तरजीह। तीनों फॉर्म में बाबर ने क्या ऐसे गुल खिला दिया, उनको ले लिया। फिर नसीम शाह ने कौन से ऐसे कारकर्दगी दिखा दी, उसको आपने टेस्ट मैच में रखा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ अब्बास 3.5 साल बाद इंग्लैंड में अगर काउंटी में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाता है, और फिर मेरे ख्याल में पुराना बॉल भी कराया जाता है। नया बॉल 120 की बेस से बॉलिंग करते हैं, पुराना बॉल कौन करेगा? और पुराना बॉल करेगा तो विकेट कीपर विकेट के आगे लग के कीपिंग करना पड़ेगी। देखिए बहुत बड़ी ज्यादती है। अब्बास को अगर 3.5 साल बाद 4 साल बाद आप कम बैक करा रहे हैं, तो सरफराज तो आज भी इन सबसे बेहतर विकेट कीपर है। जितने भी लड़के हैं, या हसीब की बात को, जितने भी लड़के खिला रहे हैं उनसे तो करीब भी नहीं आ सकता सरफराज के। मगर वही बात हो रही है, लैकिंग है, मेरिट का कत्ल है, खुला नाइंसाफी हो रही। कोई कहने वाला है सिलेक्शन कमेटी से पूछो, सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन क्या टेस्ट मैच के टीम अनाउंस किए? ये फास्ट बॉलर की मैच है, फास्ट बॉलर का मैच होगा। जैसे कि आपको पता है श्रीलंका को 42 रन पे उन्होंने आउट किया है साउथ अफ्रीका में, और हारिस ने मुझसे वादा किया था मैं रेड बॉल की क्रिकेट खेलूंगा। और आप इन पिचों पर अगर नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे मेरे भाई? कहाँ टेस्ट क्रिकेट को तरजीह नहीं देंगे? फिर आपकी दोस्ती जो आकिब जावेद से गांधी जी को फॉलो करते हैं, फिर इतने बड़े क्रिकेट बनते हैं। मैं बहुत बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट को समझता हूँ, लेके जाओ हारिस को टेस्ट मैच खिलाओ। ये पिच बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलर की पिच पे।
यहाँ शाइन की भी ज़रूरत है, हारिस की भी ज़रूरत है, इन सबको कहा जाएगा ना। आप यकीन माने फैसल भाई, अब्बास आफरीदी इन सबसे बेहतर है और जिसको मौका मिल गया और इन सबको पीछे छोड़ देगा। ये अब मेरी बात अब लिख लें, जिसने सुफियान यूसुफ ने आगे इन पर डाला है, बच्चे ने ऑस्ट्रेलिया में 2 आउट किए थे उसने, उसके बाद उन्होंने मेरिट का कत्ल करके उसको खिलाया नहीं। जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ उसे 3 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। तो भाई कौन सी आई होती है, कौन मैनेजमेंट चला रहा है? अब मैनेजमेंट चलाने वाले ऐसे लोग इस तरह के करेंगे तो ज्यादती तो होगी। फिर नुमान को अब लेके जा रहे हैं, नुमान जो मेरा ख्याल में इतनी उम्र के हो गए, 38 साल के हैं, उनको आप लेके जा रहे हैं। साजिद खान को नहीं। नुमान के लिए मेरी एडवाइस है आपके प्लेटफॉर्म में, स्लीप में फील्डिंग करा देना, खुदा के वास्ते मुल्क की बेइज्जती ना कराना। अगर आउटफील्ड में फील्डिंग करेगा तो पाकिस्तान का मजाक। और फिटनेस पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं आप, फिर आप उसको लेके नहीं जा रहे। किसको? नसीम शाह को आपने किस बैरियर पे सिलेक्ट किया है? शाहीन शाह अफरीदी का कसूरवार सबको पता है। शाहीन शाह अफरीदी का यही कसूर है जो टेस्ट मैच के दौरान कहीं भी उसने हाथ रखा था उसको कसूरवार करार दे दिया गया। और उसको ना लेने की वजह यही है जो मुझे पता चला है, कप्तान साहब नाराज थे और कप्तान साहब इतने पावरफुल हो गए। शाहीन शाह अफरीदी जो है ड्रॉप हो रहा है पाकिस्तान टीम में। टेस्ट मैच इसको खिलाओ भाई, 2 टेस्ट मैच हैं, उसके बाद टेस्ट मैच नहीं है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 10 ओवर आपने करने हैं। फिर आप बात करें 2020 क्रिकेट में आपने क्या टीम सेलेक्ट की है, मुझे बताइए। 2020 टीम में क्या सेलेक्ट किया? यहाँ फिर मेरिट का कत्ल हो जा रहा है। फिर बाबर की जगह बनती है, पहले तो मुझे बता दें, यही आकिब जावेद कह रहे थे मैं बाबर को आउट नहीं करो, पूरे ओवर खिला दो। बाबर 2020 में भी है, ओडीआई में, टेस्ट मैच में भी है। तो ये चीज गलत है भाई, गलत तो गलत है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत पीछे चले गई है सोनिया। जी जी, वैसे साहिद साहब, साउथ अफ्रीका ने अभी सिर्फ T20 स्क्वाड का ऐलान किया है, जबकि पाकिस्तान ने तीनों फॉर्मेट्स का ऐलान कर दिया है। क्या एक साथ ऐसे स्क्वाड्स का ऐलान करना भी ठीक है क्या? ठीक नहीं है। अभी तो आप 2020 ओडीआई खेलते हैं, उसको देखे ना। ये सिर्फ आकिब जावेद साहब जो हैं उनको हर चीज की जल्दी है। जल्दी का मतलब ये होता है, सिकंदर रजा साहब उनको हर चीज़ की जल्दी है। उनको ये नहीं पता टॉस जीत के बॉलिंग करनी है बैटिंग करनी है, क्योंकि वो लाहौर कलंदर के करता धरते हैं। उनको ये नहीं पता जिम्बाब्वे की टीम से अब कप्तानी कर रहे हैं, लाहौर कलंदर की कप्तानी कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी समझाने की ज़रूरत है। आकिब जावेद साहब को ये सोचना चाहिए था, अल्लाह ने आपको मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत आपने क्रिकेट के साथ मेहनत करके मौका। मगर यहाँ पर आकिब जावेद से मैं इत्तेफाक भी करूंगा, साजिद खान के साथ ज्यादती की है। फिर दूसरा फैसल भाई, एक और मेरिट का कत्ल हो रहा है। इमामुल हक का कसूर क्या? काज़न ट्रॉफी में सेंचुरियां बना रहा है और पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका की आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है। भाई उसका कसूर ये बता दें, कसूर ये है कौन सा बंदा कौन क्या कहता है, कौन सा बंदा ड्रेसिंग से बाहर बात नहीं निकालता। ग्राउंड में तो 100% वो परफॉर्मेंस दे रहा है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी ज्यादती है, इस तरह की टीमें नहीं चलती, इस तरह मुल्क सफर हासिल करता है। खिलाड़ी फिर बहुत मुल्क छोड़ के चले जाएंगे अगर आप इस तरह की क्या करके दिखाएंगे, इस तरह मेरिट का कत्ल करेंगे। कोई कहने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। फिर साजिद खान की मिसाल तो आपके सामने, काज़न ट्रॉफी में उसने 5 आउट किए। 5 आउट करना, फिर उसके बाद 19 आउट करना। पाकिस्तान इंग्लैंड से तारीखी टेस्ट मैच जीता, फिर सीरीज जिताने में अहम रोल किया। तो कोई ना कोई ऐसी वजह तो बताए ना। फिर शाहीन शाह अफरीदी के लिए आप बयान दे देते हैं, आईसीसी हम चैंपियंस ट्रॉफी खिला रहे हैं। साजिद को तो आप टेस्ट मैच भी खिला सकते हैं, वनडे भी खिला सकते हैं। तो ये चीज मेरे समझ में नहीं आता, क्या इनके माइंडसेट है, किस तरह खिलाड़ी को कैरियर के साथ खेलते थे। अंडर 19 में एक लड़का है शादाब खान, क्या आउटस्टैंडिंग प्लेयर आया, उसने 2 सेंचुरी बनाई है। फिर इसके बेटे को खिलाने के लिए आप मुझे बताइए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। बिल्कुल कहने वाला है अब जिसने जो करने वाला है उसने तो ये किया कि तीनों फॉर्मेट्स जो है उसका स्क्वाड अनाउंस करके हमारे सारे पत्ते शो कर दिए हैं। साउथ अफ्रीका ने अभी T20 का सिर्फ ऐलान किया है, अब वनडे और टेस्ट जो है जाहिर सी बात है अब देख के करेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। साउथ अफ्रीका जो है T20 सीरीज़ जो कि शुरू होने जा रही है 10 दिसंबर से, उसमें उन्होंने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिसमें अगेन उनकी ए साइड नहीं खेल रही होगी, की प्लेयर्स उसमें मिसिंग होंगे। तो चले देखते हैं कि सीरीज़ कैसी रहती है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल, अब ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तानी मुल्क में हो या दियार गैर में, अपनी मेहनत और लगन की वजह से दुनिया भर में मुमताज़ हैं, क्योंकि काम से मुखलिस होना और अच्छा काम करना हमारे ईमान का हिस्सा भी है।
एब्सोल्युटली, बहुत सारे लोग इसको खैर हिस्सा नहीं बनाते, लेकिन जो बनाते हैं फिर दुनिया जो है उनकी तरक्की देखती भी है। पाकिस्तानियों की सलाहियतें किसी से ढकी छुपी नहीं है। नॉर्थ अमेरिका के टॉप बिजनेस मैगजीन की एग्जीक्यूटिव्स ने साल 2024 के 25 बेहतरीन सीईओज की 25 टॉप टेक सीईओज की फहरिस्त जारी की है। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी अकील अब्बास भी इसमें शामिल हैं। अकील अब्बास ने साबित किया कि सिर्फ मेहनत मुशक्क़त में नहीं बल्कि पोस्ट और इंतज़ामी उमूर में भी पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है। अकील अब्बास कनाडा में वर्ल्ड स्टाफ 360 नामी कंपनी चला रहे हैं और टेक के मैदान में बेहतरीन खिदमात पर अकील अब्बास को ये एजाज़ मिला है। तो अकील अब्बास हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं उनको। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आप शो में तशरीफ़ लाए एंड बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग लिस्टेड एज द टॉप 25 टेक सीईओज। हाउ इज़ द फीलिंग, मतलब ये तो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली बात है। Thanks to you. Thank you for inviting me to your program. I really appreciate it. And obviously मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है जी कि कनाडा में के अंदर जो है ये जो एजाज़ मिला ये 32,000 जो है प्रोफेशनल्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था, जिसके अंदर से उन्होंने सिर्फ 25 सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से मेरा भी नाम है। तो यकीनन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी फैमिली, बल्कि मेरे मुल्क के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता बल्कि मेरी पूरी टीम को जाता है, क्योंकि हमारी पूरी टीम की अनथक मेहनत और कोशिश की वजह से हमें ये एजाज़ मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस। अकील साहब, यहाँ से पाकिस्तान से उठ के बाहर जाना, मेहनत लगन से कंपनी बनाना, स्टाफ एंड ऑल, पूरी एफर्ट्स लगा के कंपनी खड़ी करना, फिर माशाल्लाह से एक एजाज़ भी हासिल हो जाना, ये आपकी जर्नी कैसी रही? ये जर्नी इतना मुश्किल भी नहीं था और इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मुझे शुरू से पैशन था। मैं एंटरप्रेन्योरशिप मेरे अंदर है। मैंने जब MBA किया था कामसाट से 2011 में, तब से मुझे बिज़नेस करने का बहुत शौक़ था। शुरू में मैंने पाकिस्तान में 1-2 दफ़ा जॉब्स की, लेकिन मेरा कोई इतना अच्छा जॉब के साथ एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो चूँकि पाकिस्तान से मैं बिज़नेस का मुझे शौक़ था, उसी शौक़ को लेकर मैं कनाडा में आया। कनाडा में मैंने मल्टीपल वेंचर स्टार्ट किए। 1-2 वेंचर्स मेरे अच्छे भी रहे और 1-2 इतने अच्छे नहीं भी रहे। ये कंपनी हमने 2021 के अंदर स्टार्ट की थी, चूँकि कोविड के बाद दुनिया बदल चुकी थी, सारी दुनिया रिमोट वर्क की तरफ जा रही थी। इसी चीज़ का फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हुए हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज कंपनी आपके सामने है कि आज हम टोरंटो की सबसे टॉप पे कंपनी है। टोरंटो के अंदर, बल्कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है BBB के नाम से, जिसे बेटर बिजनेस ब्यूरो कहते हैं, जो कि 18 से 12 से काम कर रही है, बिजनेसेस को रेटिंग्स देती है। तो उस कंपनी अगर BBB के ऊपर अगर आप जाते हैं, अगर आप टोरंटो सेलेक्ट करते हैं, तो टोरंटो के अंदर BBB ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी को फर्स्ट रेटिंग दी है, जिसकी वजह से आज मुझे भी ये आज़ाद मिला है। क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है आपकी कंपनी अकील साहब, अगर आप बता सकें हमें? देखिए जी, हम बिजनेसेस को स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। तो कोविड से पहले क्या होता था कि लोग ये ट्रेडिशनल वे ये था कि लोग अपवर्क और फाइवर के ऊपर कंपनीज जाती थी, लोगों को हायर करती थी और उनको एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम देते थे। वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता था। हमने उसको चेंज करके लोगों को फुल टाइम जॉब्स देना शुरू किया। हमने क्या किया कि हम प्रोफेशनल टैलेंटेड लोगों को डिफरेंट कंट्री से, जो कि हमने पाकिस्तान से स्टार्ट किया था, 2021 में हम पाकिस्तान में गए थे, मैं गया था, मेरे पार्टनर सलमान नकवी साहब तो थे, हम दोनों गए पाकिस्तान में। हमने पाकिस्तान से ये कंपनी स्टार्ट की। पाकिस्तान से हमने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर लिए, उसके अंदर हमने जॉब्स पब्लिश की, बहुत सारे लोगों का हमने डेटा इकट्ठा किया, उनके इनिशियल इंटरव्यूज़ किए, उनका एक डेटाबेस बना के हमने बिजनेसेस को, लोगों को फुल टाइम जॉब्स के लिए देना शुरू किया। तो अब जब हमने ये सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई, तो स्लोली हमने काफ़ी सारे बिजनेसेस को यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड शुरू कर दिए। ओरिजिनली हमने स्टार्ट सिर्फ अकाउंटिंग से किया और मार्केटिंग से। राइट नाउ हम एडमिन असिस्टेंट देते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट देते हैं, मार्केटिंग के लोग देते हैं। कोई भी जो बिज़नेस का बैक ऑफिस होता है, जहाँ पे एम्प्लॉय का फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, वो हम सब बिजनेस के लिए बंदे प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान से भी, फिलीपींस से भी, साउथ अमेरिका से भी और साउथ अफ्रीका से भी। और ये बताइए कि पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं ना, वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ते हैं। हाँ, लेकिन ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस तरह के वेंचर्स में ना, यू आर द CEO राइट नाउ, हम देखें ना सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, बल्कि अमेरिका हो गया, फ्रॉम लाइक 7 समंदर पार से लेके दुबई तक, देयर इज़ अ ह्यूज इंडियन इन्फ्लुएंस इन द जॉब मार्केट नाउ। दुबई हो गया, दुबई तो अब ऐसा लगता है कि दूसरा मुंबई, दूसरा धारावी है। तो ऐसे में अकील भाई, एज अ पाकिस्तानी कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ना सिर्फ ये कि कंपनी को खड़ा करना, बल्कि फिर उसके लिए एजाज़ भी हासिल करना? सर, ये मैं आपको इस तरह से इसको लेता हूँ कि पाकिस्तान टैलेंट से भरा पड़ा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं।
अभी रिसेंटली मैं अपनी कंपनी के लिए कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ढूंढ रहा था जिसके साथ हम पार्टनरशिप करना चाह रहे थे लास्ट ईयर। तो मैं पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान से मैंने कंपनी तलाश की, तो मैंने एक महबूब शार नाम के एक बंदे हैं, उनसे मेरी बात हुई, छोटी सी कंपनी रन कर रहे हैं कराची से। मैंने देखा कि वो दुनिया में 6ठे नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग में उनका नाम है, गूगल उनको रिकग्नाइज करता है। उसके बाद यहाँ पे अमेरिका के अंदर ये सिर्फ ना एक बस एक हाइप क्रिएट हुई है कि सिर्फ इंडियन लोग जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड लोग यहाँ पे कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम है टोनी रॉबिन का, वो बहुत बड़ी बिजनेस कोचिंग की एक फर्म रन करते हैं, लोगों को बिजनेस कोचिंग देते हैं। तो वेरी रिसेंटली कुछ 2-4 महीने पहले मेरी एक मुलाकात हुई साकिब साहब से, वो लाहौर से हैं। वो टोनी रॉबिन का कंप्लीट बैक ऑफिस रन करते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, ये सिर्फ चूंकि वो प्रोपोर्शन में हमसे ज़्यादा हैं, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनके लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तानी भी बहुत हैं, पाकिस्तान में सिर्फ थोड़ी सी कमी है कि लोगों को डायरेक्शन देने की, लोग यहाँ पर आएँ। पाकिस्तानी लोग बहुत टैलेंटेड भी हैं। मेरे लिए बिल्कुल ये मुश्किल नहीं था कि कोई इंडियंस की वजह से मुझे मुश्किल हुआ हो अपनी कंपनी को बुलाना, अपनी कंपनी को चलाना। पाकिस्तान से हमने लोगों को हायर किया, पाकिस्तानी बहुत अच्छा काम किया, कभी किसी बिजनेस में किसी किस्म की कोई भी कंप्लेन नहीं आई कि आपने पाकिस्तानी टैलेंट हमें दिया जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पाकिस्तान में थोड़ा सा वर्क एटिकेट्स का प्रॉब्लम है, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता से ओवरकम हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा कि वो बच्चों को सिखाएँ कि इंटरनेशनल कल्चर के अंदर अडाप्ट कैसे करते हैं, प्रोफेशनलिज्म को कैसे अडाप्ट करते हैं और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कैसे करते हैं। हमें थोड़ा सा ये है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, ये बड़ा इजीली ओवरकम किया। तो मुझे पर्सनली कोई ऐसा चैलेंज यहाँ पे फील नहीं हुआ कि मैं इंडियन के साथ कम्पीट करूँ या मेरे लिए कोई मुश्किल आ हुआ। या कुछ और कंपनीज हैं यहाँ पे काम कर रही हैं जो शुरू में हमारे लिए थोड़ा टफ टाइम था, लेकिन कंसिस्टेंट हार्ड वर्क के साथ और हम अपनी पॉलिसीज और प्रोसेस। जी, वैसे अकील साहब, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन डायरेक्शंस जो हैं वो नहीं होती हैं लोगों के पास, यूजुअली हमारी स्पेशली यूथ के पास। उनको पता है कि हमें ये करना है, लेकिन कैसे करना है, अप्रोच किसको करना है, कहाँ जाना है, क्या गोल्स होने चाहिए, क्या एम होना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे आप? देखिए जी, ये बड़ा आसान है। पाकिस्तान में हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है। मेरी कंपनी में एक कंटेंट राइटर काम करती है, मरियम अब्बासी नाम की, वो अपने फ़ोन के ऊपर कंटेंट लिखती हैं एंड शी राइट्स एन एक्सीलेंट कंटेंट। तो पाकिस्तान में हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बच्चों को सोशल मीडिया, फेसबुक और टिकटॉक से हटकर लिंक्डइन के ऊपर फोकस करना होगा। लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, उसके अंदर आप जिस सर्विस जो आपकी स्किल्स हैं उसके ऊपर लिखें, अपनी स्किल्स के ऊपर अपने आर्टिकल्स लिखें। मीडियम के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, रेडिट के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपने आर्टिकल्स लिखें, उन आर्टिकल्स को अपने लिंक्डइन के ऊपर पब्लिश करें। आप देखें दुनिया कैसे खुद चल के आपके पास आती है। बच्चों को सिर्फ ये करना होगा कि अपने आप को एक्सपोज करना होगा टुवर्ड्स इंटरनेशनल मार्केट, टुवर्ड्स इंटरनेशनल कंपनीज। इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं ये तो लोगों की तलाश में है। यहाँ के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पूरी दुनिया से, कोविड के बाद तो रिमोट वर्क जो से हुआ है, सारी दुनिया से ये लोग टैलेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी बच्चों को अपनी लिंक्डइन के ऊपर फोकस करें। लिंक्डइन हैज मोर देन 1 बिलियन, मेरा आज ही लिंक्डइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारी कंपनी का फॉर टैलेंट कॉर्पोरेशन। तो लिंक्डइन हैज मोर देन 1 बिलियन, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट द नंबर, बट आई जस्ट हैड अ मीटिंग विद देम। लेकिन मेरे ख्याल में मोर देन 50 मिलियन लोग उनके ऊपर प्रोफेशनल्स हैं। तो वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपने आप को एक्सपोज करें, अपनी स्किल्स को थोड़ा पॉलिश करें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी सीखें, जो ट्रेंडिंग डिग्रीज हैं वो उसके अंदर जाएं। स्टूडेंट डिग्रीज कर रहे हैं, हमारे देखे ना जब हम छोटे होते थे तब यही होता था कि जी बच्चा या इंजीनियर बन जाएगा या फिर डॉक्टर बन जाएगा, राइट। आजकल बहुत ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, आप AI सीखें, AI की डिग्रीज करें, साइबर सिक्योरिटी की डिग्रीज करें, डेटा साइंस की, मैं खुद अभी डेटा साइंस की डिग्री कर रहा हूँ यहाँ से। तो मैं कनाडा में आया, मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था इस कल्चर में ब्लेंड इन करना। मैंने चूँकि पाकिस्तान से MBA किया हुआ था, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था। मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए शॉर्ट कोर्सेज हार्वर्ड से किए। मैंने लॉन्चिंग टेक वेंचर्स का कोर्स किया वहाँ से, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का कोर्स किया। तो यकीनन मेरे नाम के साथ एक यूनिवर्सिटी का नाम भी जुड़ गया और उससे मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बंदे को, इवन के प्रोफेशनल्स को बच्चों की तरह बिजनेस करना, बिजनेस बनाना सिखाती हैं। हमें अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अपने बच्चों को बिजनेस करना और बिजनेस बनाना सिखाना पड़ेगा। और एक और पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारा है, हम लोग डिग्री ख़त्म होने का वेट करते हैं, डिग्री ख़त्म होगी उसके बाद मैं जॉब के लिए निकलूँगा। तो मैं समझता हूँ कि डिग्री के साथ साथ कंपनीज़ को भी चाहिए पाकिस्तान में, बल्कि हम खुद भी पार्ट टाइम वर्क प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ पार्ट टाइम काम करते हैं। एब्सोल्युटली, यू नो व्हाट अकील साहब, आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है, बट वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम। लेकिन जो दो बातें जो आपने पूरी की ना उसका हासिल उसूल, एक ये बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज से ही
काम करने की आदत डालें। और दूसरा ये कि इवन आफ्टर बिकमिंग CEO यू आर डूइंग डेटा साइंसेस। ये बहुत बड़े सबक है कि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आपको दोबारा इन्वाइट करेंगे क्योंकि बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। थैंक यू सो मच अगर मौजूद थे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आप देख लें, ये जो हमारा कल्चर है ना कि बस बेटा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल डॉक्टरी कर लो, जिंदगी सकून है। नहीं, जिंदगी सकून नहीं, जिंदगी लर्निंग का नाम है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऐसा ही आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। फैसल, अभी मैं सोच रही थी कुछ इंश्योरेंस के बारे में। आपने इंश्योरेंस करवाई है? कभी करवाई, कभी नहीं करवाई। ऐसा क्यों? बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर भी आ जाता है, प्लस कुछ और भी टबूज हैं जो हम बात नहीं करते, जिन पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात नहीं करते, लेकिन वो करना चाहिए। मेरे ख्याल से वही कुछ इश्यूज़ हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान में इंश्योरेंस जो है ना, उस पर शहरियों का एतबार इंतहाई कम है। इंश्योरेंस एजेंट का इमेज भी ख़राब है। दुनिया भर में इंश्योरेंस आम बात नहीं है, सिर्फ मैंडेटरी भी है। आप लोग जो यहाँ से जाते हैं UK और ये वो, तो पहले उनको पड़ती है कि जनाब इंश्योरेंस करवाइए, खरीदिए। तो इसलिए जो है ना बहुत सारी चीज़ें अब हम जब भी इंश्योरेंस की बात करते हैं सोनिया, तो वो तो या तो गाड़ी की है या फिर लाइफ की है। इट इज़ अ वेरी वास्ट थिंग। मतलब कि बाकी दुनिया फ्रॉम ट्रैवल इंश्योरेंस 10 दिन का, जब आप ट्रैवल करने जाते हैं, उससे लेके आपके ज़रूरी प्रोडक्ट्स पे इंश्योर, कितनी सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, नहीं है। और क्या आपको ये पता, और क्या आपको ये पता है कि भाई हमारे पास वफाकी इंश्योरेंस जो है अम्बड्समैन, उसका पूरा इदारा मौजूद है, लेकिन शहरियों तक ये बात ही नहीं पहुंचती है कि अगर वो पॉलिसी लेना चाहते हैं तो पहले उनको क्या करना चाहिए, कौन सी इनके लिए ठीक और है, फवाइद क्या हैं उसके इंश्योरेंस के, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता इसके बारे में। एग्जैक्टली। और इसीलिए आज हमने ये सेगमेंट डिज़ाइन किया ताकि आप तक पहुंचा सकें कि आपको अगर कोई चीज़ लेनी है तो वो उसके पीछे प्रायर इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो फिर आप कहाँ जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल वफाकी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन मुबशर नईम सिद्दीकी साहब। मुबशर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरा सबसे पहले सवाल ये मुबशर साहब कि एक तो हो गए हमारी अदालतें और एक हो गया मुहतसिब का इदारा, तो ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? लोग अदालत क्यों ना जाएं और यहाँ क्यों आएँ, ये बताइए। देखिए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बेसिकली जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये कि मुहतसिब का इदारा ख़ुद एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है कि पीपल्स एडवोकेट के तौर पे काम करता है, और वो ख़ुद वकील है जनरल पब्लिक का, कि कहीं भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, और वो किसी भी फील्ड में किसी मैल एडमिनिस्ट्रेशन का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से अगर वो शिकार हैं, तो वो मुहतसिब के ऑफिस आ सकते हैं। यहाँ किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, यहाँ किसी एफिडेविट की, किसी बहुत बड़े कागज़ के जत्थों की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल एप्लीकेशन पे वो हमारे पास आएँ किसी भी मुहतसिब ऑफिस में। फेडरल लेवल पे 5 मुहतसिब हैं, एक वफाकी मुहतसिब है जो कि जनरली वफाकी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स लेता है। फिर स्पेशलाइज 4 मुहतसिब हैं, जिसमें हमारा एक इदारा है जिसमें इंश्योरेंस मुहतसिब है, टैक्स मुहतसिब है, बैंकिंग मुहतसिब है, और वुमेन हैरेसमेंट का एक अलग मुहतसिब है। तो इससे रिलेटेड किसी को भी कोई शिकायत है तो वो अपने रिलेटिव जो रेलेवेंट मुहतसिब है उधर वो जा सकता है। ये बेसिक इजीली आप लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे कानून के हिसाब से तो जो एसेंस ऑफ लॉ है वो विदिन 60 डेज़ जो है वो ऑर्डर हो जाता है, और जैसे ही कंप्लेंट आती है उस पर काम शुरू हो जाता है। 1 या 2 हेयरिंग्स होती हैं और ऑर्डर हो जाता है और वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए चला जाता है। तो विदिन 60 डेज़, मतलब इससे कम वक्त में इंसाफ की, और ख़ास तौर पे जो एक इंसाफ की फरहमी हो, वो भी लोगों की दहलीज पर इंसाफ की फरहमी हो, ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट। मेरा एक्सपीरियंस तो बैंकिंग मुहतसिब का ज़रूर रहा है, एंड आई कैन अश्योर यू कि काम होता है बहुत। जी हाँ। अच्छा मुबशर साहब, अब ज़रा आ जाते हैं हम इंश्योरेंस वाले मामले पे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि इसको भी एक एहतसाब का इदारा देख रहा है। तो क्या केसेस आते हैं आप लोगों के पास, और लोगों को जब वो कोई भी पॉलिसी, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे अगर कोई फार्मर हो और वो अपने उसके लिए ज़राअत के लिए लेके जा रहा हो, कौन सी चीज़ें हैं कि पॉलिसी लेने से पहले ख्याल रखना चाहिए कि जी हम ये ले रहे हैं तो हमें ये चीज़ें कर लेनी चाहिए पहले? जी हाँ, देखिए, एक तो
जिस मकसद के लिए हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एक अवेयरनेस पर्पज़ है कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि हमारा इदारा मौजूद है और किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी होती है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद और उसको क्लेम या किसी भी उससे मिसलीड किया गया है, मिस सेल किया गया है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है उसके साथ, तो वो हमारे पास आ सकता है। जो आपकी बात है कि ओवरऑल आप देखें हर चीज़ की एक इंटरनेशनली आप देखें, अगर आप वेस्ट में चले जाएं, नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में, तो आप ये देखेंगे कि मैंडेटरी है इंश्योरेंस और हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है। यहाँ तो हमारे यहाँ इतना कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है। आप बाहर जाएं तो गिटारिस्ट की उंगलियों की इंश्योरेंस हो रही होती है, फुटबॉलर के पाँव की अलग इंश्योरेंस हो रही होती है, उसकी लाइफ की अलग इंश्योरेंस है। तो ये एंड एडिंग टू दैट, ये हम जर्नलिस्ट की भी इंश्योरेंस, जी हाँ, आप लोगों की, हाँ जो, और आप लोग यहाँ पे हैं स्टूडियो, जो फील्ड जर्नलिस्ट हैं उनकी ज़रूर होनी चाहिए। इस तरीके से अब ये हल्के हल्के कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब जैसे लाइफ है, आपने जैसे बहुत अच्छी तरीके से उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट किया। बेसिकली 2 सब डिविजन्स हैं इसके बड़े, एक है लाइफ, एक है जनरल। लाइफ में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ मतलब अपने आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, अपनी एजुकेशन पॉलिसी बच्चों की लेते हैं, लड़की की शादी के लिए पॉलिसीज़ लेते हैं। इसी तरीके से जनरल में मैरीन है, फायर है, बिजनेस है, क्रॉप है। जैसे आपने कहा, क्रॉप में भी 2 मेन सेगमेंट हैं कि एक कि जब हारी जो किसान है वो लोन लेता है उसकी इंश्योरेंस अलग है, उसकी क्रॉप की इंश्योरेंस अलग है। ये भी 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो जनरली हम लोग बस सिर्फ गाड़ी तक या लाइफ तक आके रुक जाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी हल्के हल्के शुरुआत की। पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं है, कितना कंट्रीब्यूट करता है इंश्योरेंस इन आवर इकोनॉमी? देखिए बेसिकली हमारी जीडीपी का आप समझ लें 1% भी नहीं है। अगर हम अपने सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में चले जाएं तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ 3% प्लस है और उनकी जीडीपी भी हमसे बड़ी है। तो अगर आप देखें तो हमारा अगर जीडीपी का 1% भी नहीं है तो ये बहुत बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हवाले से। क्योंकि इंटरनेशनली या इवन हमारे रीजन में या अगर आप अरब कंट्रीज़ में यूएई वगैरह चले जाएं, आप जाते रहे होंगे, वहाँ हर चीज़ की, हमारे आपके रिश्तेदार हैं वहाँ पे, मतलब हर चीज़ की इंश्योरेंस वहाँ, आप बगैर मतलब चीज़ें इतनी महंगी हैं कि बगैर इंश्योरेंस के आप रह ही नहीं पाते। तो इन चीज़ों की तरफ हमें, तो पाकिस्तान में इस तरह से क्यों नहीं है? पाकिस्तान में अवेयरनेस क्यों नहीं भी? इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बाहर इतना उसको लाइक कंपलसरी कर दिया कि जी आपको करना ही करना है, तो पाकिस्तान अभी तक क्यों इतना पीछे है इसमें? ये अभी सही तरीके से आप उसको कह सकते हैं कि मार्केटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, शायद यहाँ पे उस तरीके की सेलिंग नहीं हुई। यहाँ थोड़ा सा एक बैड इम्पैक्ट ये होता है कि शायद आज से आप 15-20 साल पहले चले जाएं तो जिस बिल्डिंग में इंश्योरेंस एजेंट घुस जाता था वहाँ से लोग अपने दरवाजे बंद कर देते थे और वो चाहते थे कि कोई भी अंदर हमारे कमरे में ना आए, क्योंकि वो बात वहाँ से शुरू करता था कि अगर आप मर गए तो ये एक बहुत ऐसी चीज़ हो जाती है कि जहाँ बंदा बोलता है अभी मैं क्यों मर जाऊं, क्या चक्कर है ये, बददुआएं देना शुरू हो हालांकि ये हकीकत है। अच्छा मॉडर्न टाइम्स में आप देखिए पिछले 5-7-10 सालों में तो आप देखेंगे कि चीज़ें मार्केटिंग जो है ना इसकी थोड़ी चेंज हुई है। जहाँ इसको इन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा जोड़ा है कि अगर आप जी गए तो क्या होगा, आप 10 साल जी गए तो क्या, तो ये अच्छा, तो इस हिसाब से अगर मार्केटिंग शुरू हुई और इसी तरह, क्योंकि अकरेंस ऑफ इवेंट पे डिपेंड करती है इंश्योरेंस ना, कि गाड़ी लग गई तो, बीमार हो गए तो मर गए तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे, जो ऑप्टिमिस्टिक साइड पे मार्केटिंग करने, इससे बेहतरी, मेरा ख्याल बेहतरी बहुत हो जाएगी। अब ज़रा एक छोटा सा मेरा सवाल ये भी था, हमारे जहनों में, हमारे यहाँ पोलियो के ख़तरों से लेके इंश्योरेंस करवाने तक कुछ टाबूस हैं जिन पे हम बात नहीं करते हैं और रहनुमाई क्योंकि ठीक नहीं होती है, इसलिए यहाँ से सुन लिया, वहाँ से सुन लिया, कुछ लोगों ने आके बता दिया कि भाई ये जो है ना दिस इज़ अ नॉन रिलीजियस थिंग एंड यू नो, तो इसमें कितनी सच्चाई है और लोगों को इस पे कैसे हम, ये इससे पहले, इस इंडस्ट्री से पहले बैंकिंग में बहुत ज़्यादा था, अगर आपको जहन में हो। अब आप देखें पिछले 8-10 सालों में इस्लामिक बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है, तो लोग बैंकिंग से फेमिलियर, अपने आप को जोड़ा है लोगों ने और उसको इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाके कुछ हद तक वो अपने आप को सेफ समझते। इसी तरीके से इंश्योरेंस में तकाफुल का कॉन्सेप्ट है। तकाफुल पॉलिसी आप जो भी ले, अगर उसको कोई इस्लामिक मतलब कन्वेंशनल इंश्योरेंस से कोई प्रॉब्लम है तो वो तकाफुल इंश्योरेंस पे बात उसके ऊपर। हम अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे मुर्शिद साहब, तो आपने कहा यार फ्रॉड्स, क्या फ्रॉड के मामलात होते हैं लोगों के साथ जब वो इंश्योरेंस के आपके केसेस लेके लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो प्रिवेंशन है ना उसके ऊपर काम नहीं करते। जिस वक्त एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग पॉलिसी, वो प्रॉब्लम उनके साथ ये होती है कि वो सही तरीके से फॉर्म नहीं पढ़ते,
वो सही तरीके से उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं समझते, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है आगे। वो एक एजेंट के बुलंदोबांग दावों पे वो पॉलिसी ले लेते हैं, और जिस वक्त कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार होता है तो मसला हो जाता है, या उसके 10 साल पूरे होते हैं पॉलिसी के, तो उसको वादा किया गया होता है कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स मिलेगा, और वो 1.5 टाइम्स शायद मिलता है, या उतने ही पैसे मिलते हैं। तो उस जनरल पब्लिक को इंश्योरेंस पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में फ़र्क समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो नहीं ले रहे, वो बैंक की पॉलिसी। अगर ख़ास तौर पे जो हमारे पास सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं वो बैंक का इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक है जो कि बैंक डेस्क से बिक रही है। बैंक बीइंग इन कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट काम कर रहा है, और दे हैव नो एक्सपीरियंस के इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बेचनी है। दे आर बैंकर्स एक्चुअली, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं। उनकी डेस्क से जब बिकती है तो वो बैंकिंग प्रोडक्ट के हिसाब से बेचते हैं उसको। वो ये समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है और आपको 2 गुना हो जाएगा, और उसके बाद 2-3 सालों में बैंकर तो चेंज हो जाता है, वो बेचारा उसी ब्रांच में आ जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है कि मेरे 1 लाख रुपए सालाना के हिसाब से 10 साल में आपके 20 लाख हो जाएंगे, 10 लाख आप जमा कराएं। ऐसा होता नहीं है। तो आप ख़ास तौर पे इलस्ट्रेशन देख लें, टर्म्स एंड कंडीशंस देख लें। लोग भी इसको अवॉइड करते हैं कि जो ये बोल रहा है शायद क्योंकि उनके फ़ायदे की बात होती है, शायद सही बोल रहा है, तो इसको ख़ास तौर पे देख लिया करे वो कि क्या चीज़ वो ले रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनकी एज क्या है। वो उसको 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए सालाना या 50,000 रुपये वो उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, या नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि 1-2 सालों में तो करा अफोर्ड, उसके बाद वो नहीं कर पाए। तो उतने हिसाब से लेना मतलब चाहिए। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं पॉलिसी के कान खोल कर सुने, देखें, पढ़ें, और आगे तक का प्लान करें। मतलब जो आप पॉलिसी ले रहे हैं आप उसका फ्यूचर भी देखें कि आप इतना कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जनरल हमारे यहाँ नीम ख्वांदा या कम ख्वांदा लोग हैं, उनको जो है ना फ्रॉड करना, उनके साथ मिसरिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने पढ़ा नहीं। जनरली क्या होना चाहिए कि अगर आपने कोई पॉलिसी लेनी है तो उसको आप किसी से पढ़वा लें, अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते, किसी से समझ लें कि जो मैं दे रहा हूँ और जो मुझे मिलेगा उस पर मैं राज़ी हूँ या नहीं। दिस इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आप अकरेंस ऑफ इवेंट पे इसका ताल्लुक है। अब आप कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहे होते हैं तो दोनों पार्टीज़ जब साइन करती हैं तो लाइबिलिटी दोनों पार्टी के ऊपर, दोनों पार्टीज़ की हो। तो इसको यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये शिकायतें आती हैं कि वो उस वक्त सही नहीं पढ़ते, या उसको बुलंदोबांग दावों पे जैसा मैंने कहा उस पे आ जाते हैं, और हमारे पास वो फिर शिकायत आती हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि जो इंसाफ के बलबूते पे उनको इंसाफ फराहम कर सके। इसमें हमारी ख़ास तौर पे जो जनरल पब्लिक की आपने बात की, उसमें मैं कहूँगा कि हमारी वेबसाइट है www.fio.gov.pk। ये इस पर हमारी ऑनलाइन शिकायत, किसी भी पूरे अवाम में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जो पॉलिसी होल्डर है, या फिर हमारी एक हेल्पलाइन है 1082 एक हेल्पलाइन है जिसके ऊपर हमारे नुमाइंदे रहनुमाई के लिए हर वक्त होते हैं, सुबह 9 से 5 बजे तक। इस पे कोई शिकायत अगर आपको हो तो हम फ़ौरन उसको, और जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि विदिन 60 डेज़ हम उसको अजाला करते हैं। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब, आप तशरीफ़ लाए और इतनी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हुई। बहुत से लोगों को अब ये चीज़ पहुंच गई होगी इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि अगर आप पहले तो आपने अगर इंश्योरेंस लेनी है तो उसके लिए भाई फॉर गॉड सेक, नॉट ओनली इंश्योरेंस बल्कि कोई भी चीज़ लेनी, हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। हम आलू भी लेने जाएंगे ना तो उसको छोटा आलू बड़ा आलू अलग करके बोलेंगे यार इसमें कीड़ा लगा हुआ है हटा दो, लेकिन जब इतनी बड़ी चीज़ हम जिंदगी की चीज़ करने के लिए जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा आपने बता दिया तो बस हमें आप पे पूरा यकीन है। ऐसा ना करें, वो आपका कोई सगा थोड़ी है, सगे आजकल चुना लगा देते हैं वो तो फिर एजेंट। तो फिर जो भी लें उसको आंखें खोल के देखें, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें, अपना फ्यूचर देखें कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, प्रॉपर प्लान करके ही करें जो भी करना है कि नहीं। एब्सोल्युटली। इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे, मजीद अहम इशूज़ हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब वक्त हुआ जाता है वेदर अपडेट्स का। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी रहने का इम्कान है। मुझे तो अभी भी सर्दी लग रही है। बलूचिस्तान में भी खुश्क हो जाएगा मौसम, हवा खुश्क चलेगी और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता सिंध के चंद अजला और हैदराबाद डिवीज़न में कल बरोज़ जुमा बारिश का इम्कान है, लेकिन आज मौसम खुश्क और सर्द हवाएँ चलेंगी। पंजाब की अगर बात करें तो स्मॉग फिर हो रही है, इजाफा देखा जा रहा है और अहम शहर
शहरों की दर्जे हरारत की बात करें तो कराची में आज मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 15 और मैक्सिमम जो है वो 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। उसके बाद आ जाता है जनाब हैदराबाद में आप देख सकते हैं टेम्परेचर मिनिमम 16 और मैक्सिमम 31 डिग्री तक जाएगा। इसके बाद आ जाता है कौन सा शहर, मीरपुर ख़ास में मिनिमम टेम्परेचर 14 और मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है। उसके बाद बात करेंगे नवाबशाह में मिनिमम टेम्परेचर 13 और मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री तक जाने का इम्कान है। उसके बाद हम बात करेंगे लाड़काना की, लेकर चलते हैं लाड़काना में मिनिमम टेम्परेचर होगा 19 और मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री तक जाएगा। गवादर की अगर मैं बात करूं तो गवादर में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 22 और मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री तक जाएगा। क्वेटा लेके चलते हैं आपको। क्वेटा में मिनिमम टेम्परेचर -3 और मैक्सिमम टेम्परेचर 14 डिग्री तक रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं आपको मुल्तान के जानिब। मुल्तान में मिनिमम टेम्परेचर जो आज है वो है 9 और मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री तक जाएगा। अगर बात करें हम लाहौर की तो लाहौर में मिनिमम टेम्परेचर 7 और मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री तक रहने का इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको फैसलाबाद के जानिब। फैसलाबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 10, स्काई क्लियर रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री तक जाएगा। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर 4 और मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री तक रहने का इम्कान। मरी लेके चलते हैं आपको उनके पड़ोस में। मरी में मिनिमम टेम्परेचर 4 और मैक्सिमम टेम्परेचर 14 तक जाएगा। पेशावर की अगर मैं बात करूं तो पेशावर में मिनिमम टेम्परेचर 6 और मैक्सिमम टेम्परेचर 21 डिग्री तक रहने का इम्कान। मुज़फ़्फ़राबाद में मिनिमम टेम्परेचर होगा 2 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्री तक। और अगर स्कर्दू के बारे में बात करें तो स्कर्दू में जनाब -10 हो गया है टेम्परेचर और मैक्सिमम भी 1 तक ही जाएगा। सो ये थी आज की वेदर अपडेट्स। लेकिन मज़ीद आगे मौसम में क्या होने वाला है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, तो फैसल आज आप बताइए कि क्या होने वाला है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। तो मौसम कैसा रहेगा आज वो तो बताया सोनिया ने, अब आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ये बात कर लेंगे हम सरदार सरफराज से। चीफ मेट हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो फाइनली कराची में दर्जा हरारत जो है वो अब नीचे आ गया है और अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 1 हफ्ते में या 2 हफ्तों में शदीद सर्दी की एंट्री हो जाएगी कराची में। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दिसंबर के पहले हफ्ते से ही फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। अब कराची में 16 तक आ गया है टेम्परेचर, तो अब आगे और भी गिरेगा, यानी ये 12 से 14 अगले दिनों में इस रेंज में आ जाएगा। और हो सकता है कि अगले हफ्ते में तो फिर ये 10 से 12 की रेंज में भी आ जाए। और ख़ासकर अपर सिंध वगैरह में तो 5 से 7 डिग्री इस रेंज में आ सकता है, लाड़काना, सखर और दूसरे जैकोबाद वगैरह साइड पे। तो बलूचिस्तान में असल में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ने का इम्कान है। कल वल से परसों ये एक्चुअली 7 और 8 को और 9 को यानी शुमाली इलाका जात में लाहौर समेत और उसके साथ जो फैसलाबाद, गुजरांवाला, फिर खित्ता पटवार और केपी के कुछ इलाके, उस तरफ एक और हल्की सी वेव है। हल्की बारिश कहीं की दरमियानी बारिश होगी तो वहाँ पर जो स्मोक की सिचुएशन होती है वो भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लाहौर में बारिश अगर होती है जैसे कि इम्कान है, तो उसके बाद फिर कोल्ड ईयर यानी 9 दिसंबर से 9 या 10 दिसंबर से फिर उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाएगा पूरे मुल्क में और खासे टेम्परेचर गिर जाएंगे फिर वो सिंगल डिजिट में बेशतर जगहों में। और जैसे आप की रिपोर्टर जिक्र कर रही थी, ऊपर जो है वो तो ऑलरेडी माइनस में चल रहे हैं, तो वो और नीचे डिप हो जाएंगे। अच्छा सरदार साहब, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, क्या सर्दियाँ लेट आ रही हैं कराची में या पैटर्न ही ऐसा हो गया? देखिए जनरली तो पैटर्न ही ऐसा है, कोई बहुत ज़्यादा लेट आप मतलब वैसे भी आप एवरेज टेम्परेचर से उसको एक तरह से गेस कर सकते हैं कि 13.4 दिसंबर का एवरेज है रात का टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि तो बहुत ज़्यादा मामूल के मुताबिक भी ना दिसंबर के पहले दिनों में इतनी बहुत सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन ये जो वेव आ रही है ये मेरे ख्याल में मामूल से टेम्परेचर नीचे चले जाएंगे, यानी कराची में 10 से 12 की रेंज में भी जा सकता है अगले हफ्ते टेम्परेचर। तो इसलिए थोड़ी लेट तो आई है, लेकिन ये कि अच्छी कोल्ड वेव है। ये पूरे बलूचिस्तान के कोई 80% इलाकों में तो टेम्परेचर मतलब बिल्कुल सिंगल डिजिट में और लोअर सिंगल डिजिट में, यानी 2 से 4 डिग्री तक, कहीं 0, कहीं ज़ाहिर है कोयटा और कल्लात वगैरह में तो ऑलरेडी माइनस में जा चुके हैं, तो और नीचे जाएंगे ये।
तो उस तरफ काफ़ी शदीद सर्दी होगी बलूचिस्तान में, इसी तरह से ऊपर केपी में, और जो आपका इस्लामाबाद से ऊपर ऊपर का जितना इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और कोटफार और जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, उन तमाम इलाकों में अगले यानी 9 दिसंबर से ऑनवर्ड फिर तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन तक खासी सर्दी रहेगी। जी अच्छा, वैसे सरफराज साहब, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी शायद इस तरह है कि सर्दियाँ आगे चली गई हैं, और अब जो आने वाला साल है क्या वो ऐसे ही सर्दियों वाला गुजरेगा, मतलब शदीद सर्दी देखने को मिलेगी? देखिए मतलब आप साल की एक तरह से वो तो नहीं कर सकते, इतनी लंबी प्रिडिक्शन प्रिसाइजली या पेशेंट कोई नहीं कर सकते, कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहती है, आपको पता है। लेकिन ये जनरली ये ट्रेंड है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले के मुकाबले में अब टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कोई पर डेकेड 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबली बढ़ रहा है, पाकिस्तान में भी पर डेकेड 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। तो इसलिए हर आने वाला साल पिछले साल के मुकाबले में निस्बतन गर्म ही गुजरता है, अनलेस की कुछ सिचुएशन ऐसी अचानक डेवलप हो जाए तो वो अलग बात है। अदरवाइज ट्रेंड तो यही है कि अब ग्रेजुअली आपकी सर्दियों का दौरानिया कम भी होता जा रहा है और शिद्दत में भी थोड़ी बहुत कमी आती जा रही है। आपने अभी क्वेटा की बात की थी, तो क्या बर्फ़ शुरू हो गई है वहाँ या फिर होनी है, कब तक होनी है, और बलूचिस्तान के क्या मज़ाफ़ात में भी शुरू हो गई है? नहीं, अभी तो कोई ख़ास बर्फबारी नहीं हुई। देखें बलूचिस्तान में पिछले जो नवंबर के आखिरी दिन थे और फिर पहली दिसंबर तक शायद चंद एक इलाकों में बारिश हुई थी अच्छी, और चंद बाकी जगहों पर तो हल्की फुल्की बारिश हुई थी। और ज़ियारत की तरफ कोई हल्की सी मेरे ख्याल में जस्ट कुछ जैसे छींटे बर्फबारी के पड़े होंगे। स्नोफॉल कुछ ना कुछ हुई है ऊपर वादी नीलम में यानी कश्मीर में हुई है, उधर फिर आपके सवात डिस्ट्रिक्ट में वादी जो कालाम है वहाँ पर हुई है, मालूम जब्बा वगैरह पे और बाबूसर टाप पे उधर हुई है कुछ, लेकिन हल्की फुल्की स्नो हुई है। अभी कोई ऐसा उस तरह की जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली वेव विंटर ही नहीं हुई है पाकिस्तान में, और आगे भी कोई इम्कान नहीं है। दिसंबर के जो बकिया दिन है कम से कम अगले 2 हफ्ते तक कोई ऐसा खास वेदर नहीं है जिससे हम तवक्को करें कि बारिश या बर्फबारी कोई हो सकती है। वैसे सरफराज साहब, अभी पंजाब की अगर बात करें तो अभी स्मोक और धुंध के साए देखने में आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इसमें कोई कमी का इम्कान मौजूद है? देखिए उसकी शिद्दत में तो खासी कमी आ गई है, पहले के मुकाबले में अब कम है। अब जाहिर बात है कि सर्दियों का सीज़न जो होता है ये फॉग तो होती है, इसमें रात गई जो फॉग हो जाती है, जैसे मॉइस्चर अवेलेबल होता है और फिर वो कंडेंस होकर जो वेजिटेटिव एरिया होते हैं ना जहाँ फसलें वसलें होती हैं जहाँ और दूसरी वेजिटेशन होती है, तो वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा अवेलेबल होता है। और जब रात में टेम्परेचर गिरता है तो वही मॉइस्चर कंडेंस होकर फॉग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन दिन में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो मुअल्लक रहते हैं आपकी सरफेस के इर्द गिर्द, बिल्कुल उसके जस्ट ऊपर एक लेयर बन जाती है, क्योंकि हवा तेज़ नहीं होती इस सर्दियों में। आपको पता है कि स्टेबल कंडीशन होती हैं तो वो ज़मीन पे ही मुअल्लक रखती हैं उसको। तो उसकी शिद्दत में तो कमी आई है, विंड डायरेक्शन से उस पर असर पड़ता है। जैसे पिछले चंद दिनों से आपको बताऊं कि शुमाल मगरब से विंड जो चल रही है, यानी लाहौर और गिरदोनवा का जो एरिया बहुत मुतासर होता था, तो वहाँ से विंड दूसरी तरफ इंडिया की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि स्मोक या पोल्यूटेंट्स ज़्यादा उस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए उसकी शिद्दत में कमी आ गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर्दियाँ जो हैं वो आया ही चाहती हैं कराची में, और रात में अगर आप पार्क शार्क जाएं तो यू हैव टू वेयर द विंड ब्रेकर, और इसके साथ साथ सुबह में भी अच्छा, हाँ लेकिन दोपहर में थोड़ा सा हो जाता है, दोपहर में थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग ना प्लान करके बैठे, मैंने इसीलिए तो स्पेसिफिकली सवाल किया था क्वेटा का कब हो रही है बर्फबारी, ताकि हम भी 3 दिन प्लान करें। अब बहुत सारे लोग कराची से लोग जाते हैं क्वेटा, करीब यही पड़ता है ना, गिलगित का प्लान करते करते एक दिन निकल जाता है, क्वेटा तो फिर करीब क्वेटा फिर भी पड़ोसी है ना तकरीबन, तो फिर हो जाता है। अच्छा, वैसे बहुत सारे कराची वाले जाएंगे अब यहीं कराची में ही। अच्छा, कुछ होने वाला है? हाँ, आज से शुरू हो चुका है 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होगा आगाज इसका आज। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इसके होंगे मेहमान खुसूसी। जबकि शहरियों की सहूलत के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। अदबी कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की अदीब और शोरा भी शिरकत करेंगे। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, वहीं मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिम भट्टी। जी आसिम, बताइए।
देखें, आज से कराची आर्ट्स काउंसिल में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। इस कॉन्फ्रेंस की खसूसियत ये है कि सिर्फ कराची पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग खसूसी अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं। मेरे साथ शहला मौजूद हैं जो कि आर्ट्स काउंसिल की तर्जुमान है, इनसे मज़ीद जानते हैं। शहला, इसकी थीम क्या है इस उर्दू कॉन्फ्रेंस की? बिल्कुल, इस बार की जो 17वीं आलमी कॉन्फ्रेंस है इसकी थीम रखी गई है जश्न कराची। और जैसा कि नाम से मालूम चल गया आपको कि कराची को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मरतबा। कराची की वो ग्लोरी जो होती थी कभी, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें जो शामिल हैं लोग वो भी मोस्टली जो हैं जिनका ताल्लुक़ कराची से था, फिर वो बाहर चले गए और बाहर रह के काम कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, बल्कि आ चुके हैं काफ़ी सारे लोग। तो 4 दिन तक जो है वो यही होगा आर्ट्स काउंसिल में। और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार लोगों को बहुत शुरू से ही रहता है। तो वो यूँ कहना बेजाना होगा कि जी ये तो ईद का मौका होता है अदबी लोगों के लिए, तो उस हिसाब से लोग छुट्टियां प्लान कर रहे होते हैं। तो मेला है और सब लोग आ रहे हैं और हम कराची को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि इस साल जो है वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के क़याम को 70 बरस हो चुके हैं। तो इस बार उर्दू कॉन्फ्रेंस में हम आर्ट्स काउंसिल के क़याम को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 70 साल से एक इदारा कायम दायम है और फ़नून लतीफ़ा के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा कराची बेस्ड जितने भी आर्टिस्ट हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि जो दुनिया भर में शोरा, अदीब, आर्ट और लिटरेचर के जो लोग हैं जो सारा साल इंतज़ार करते हैं उर्दू कॉन्फ्रेंस का, वो सब आ चुके हैं और सब मुस्तफ़ीद होंगे। और जो कराची के रहने वाले हैं जिनको इंतज़ार रहता है वो आकर अपने अपने पसंदीदा शोरा को, अदीबों को, सबको सुनेंगे। क्योंकि इस बार जो है वो उर्दू कॉन्फ्रेंस में 2 मुशायरे रखे गए हैं। और इसके अलावा लास्ट जो है वो कवाली होगी। आज इनाग्रेशन था कराची पर, जो है वो सेशन भी था, उसमें अनवर मकसूद साहब बहुत पेश रहे। तो बस इस तरह से पूरा दिन यही एक्टिविटीज़ अभी चलेंगी अगले 4 दिन तक। 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुशायरे, थिएटर, कवाली समेत यहाँ पर बुक्स के स्टॉल लगते हैं। लोग अपनी पसंदीदा बुक्स जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। जी, फूड फेस्टिवल का तो बताया नहीं, वो भी तो होगा यहाँ पे। फूड फेस्टिवल वो कहाँ पर होने वाला है? यहीं होगा, इसी में शामिल है। बेफिक्र हो जाएं आप, ये पते की बात है ना, ये पते की बात है। खैर, सिर्फ खाना खाने नहीं जाना है वहाँ पे, जो है अदब का जो मेला है। ख़ासतौर पर सबसे अच्छी बात जश्न कराची को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार उर्दू कॉन्फ्रेंस में। तो हम भी चलेंगे और आपको भी लेके चलेंगे। लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम ब्रेक में जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं छोटा सा, वापस आते हैं। शो के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और बात करेंगे ओलंपियन सदफ सिद्दीकी की, जिन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के ताउन से जनरल कंडीशनिंग में इंटरनेशनल कोचिंग कोर्स कामयाबी से मुकम्मल किया है। और ऐसा करने वाली वो पाकिस्तान आर्मी की पहली खातून एथलीट बन गई हैं। इस कोर्स में 4 बड़े आज़मों के 17 ममालिक के 19 खिलाड़ियों और ऑफिसर्स ने शिरकत की थी, जो कि ओलंपिक खेलों के 10 मुख्तलिफ शोबों में महारत रखते थे। तो सदफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। सदफ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, राइट फ्रॉम एन एथलीट इन द बीजिंग ओलंपिक्स टू द ओलंपिक कोच नाउ। कैसा फील कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर पाकिस्तान जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, और POA का जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, पाकिस्तान आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, सारे सपोर्टर्स का, स्पेशली अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं यहाँ पे हूँ, मौजूद हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की तरफ से जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली विमेंस होने के नाते बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि विमेंस सेमिलियर होती हैं सब और बड़ा हार्ड होता है, बट इट्स वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अचीव कर लिया। सदफ, हमारे एथलीट्स हमेशा से बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन हमेशा से उनका एक शिकवा ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग जो है ना वो हमें अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से हम बैनुल अक़वामी मुकाबलों में, चाहे वो ओलंपिक्स हो चाहे कोई भी गेम्स हो, वो खातिर ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते ना। आपके जहन में गालिबन यही तमाम तर चीज़ें थी कि आपने इस तरफ ओलंपिक्स कोच आप बनी, या फिर और भी कोई मोटिवेशन था आपका ओलंपिक कोच बनने का? एक्चुअली मुझे अपनी स्किल्स में थोड़ी सी कमियां लगती थी। मैं समझती थी कि बहुत सारी चीज़ों से हम लैग कर रहे हैं। उनके सिस्टमों के साथ जाके, उनके साथ ट्रेनिंग करके, उनके साथ प्रॉपर आप क्लासेस लिए हैं, उनकी चीज़ों का पता लगा है कि कैसे वाइंड अप करना है, कैसे हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइजेज की पूरी एक फ्रेम उन्होंने हमें समझाया है।
और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मेरी इस टैलेंट से कोई पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करवा पाऊँ तो मुझे अपना फ़ख्र महसूस होगा। आप जो हैं सदफ, जब बाहर जाती हैं और नुमाइंदगी करती हैं पाकिस्तान की, सो वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स आता है आपको? नॉर्मली पहले तो जब मैं प्लेयर थी, जब मैं बीजिंग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया तो हमें अपनी पाकिस्तान में एथलेटिक्स में स्पेशली कोई विमेंस नहीं नज़र आती थी ना कोचेज़, तो मुझे बड़ा हार्ड फील होता था कि मतलब हर एक कंट्री के साथ विमेंस जा रही हैं, कोचेज़ हैं, लेकिन हमारे साथ कोई मतलब होती थी लेकिन ऐसे मतलब ऑफिशियल्स होती थी लेकिन प्रॉपर कोचेज़ नहीं थे। हाँ, मेरी एक कोच थी, इरम खानम नाम है, बहुत अच्छी थी, वो लेडी कोच थी, अभी भी सीमी रिजवी भी हैं, बट वो इंटरनेशनल कोचिंग की ज़रूरत है हम लोगों को, और इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छी बात है अगर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया कि मैं थैंक यू करती हूँ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया एक वुमेन होने के नाते। और पाकिस्तान से बाहर जब आप जाते हैं तो बहुत इंस्पिरेशन होती है कि वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, अच्छा आप लोगों को आने देते हैं। और ये वो अभी तक वो सैक, आपको पता है अभी ज़माना चेंज हो गया और अभी 50% वुमेन्स का काम करना ज़रूरी है। हाँ, ऑब्वियसली। आखिर में मुझे ये बताएं कि क्या क्या मराहिल से आप गुजरी, कितना वक्त लगा आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने में, और आगे अब आपके पाकिस्तान के अपकमिंग एथलीट्स को लेके क्या प्लान है? जी, मैं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ये 2.5 मंथ्स का कोर्स था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, हर चीज़ सीखी है वहाँ से। और हार्ड टाइम था बिकॉज इट्स टोटल इंग्लिश, और हम लोग स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते स्पोर्ट्समैन और कोचेज़, और मेरे ख़्याल में कि ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है कि हम लोगों को स्टडीज़ पे भी फोकस करना पड़े, और इसीलिए ये इंटरनेशनल कोचेज़ बनाए गए हैं ताकि हम लोगों को एक स्पेसिफिकेशन करके और हम लोग क्वालिफाई कोचेज़ हो जाते हैं, और उससे हम समझा सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को फ़र्क पड़ता है। और प्लेयर्स के लिए स्पेशली मैं तो वुमेंस साइड पे, इस्लामिक सॉलिडेरिटी में वुमेंस साइड पे बहुत काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारी औरतें आगे आएँ, काम करें, लेकिन मेरी चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सपोर्ट ना करे, क्योंकि जब मैं प्लेयर बनी थी बहुत हार्ड टाइम था, बट नेशनल कैंप कंटिन्यूसली हुकूमत लगाती रहती थी और हम लोग इस परफॉर्म, हम लोग किसी चीज़ में कमी नहीं है, हमारे बच्चों में टैलेंट है, सब कुछ है, बट हम लोगों की कोचेज़ भी मौजूद हैं। अब मैं क्वालिफाई भी, हमारे कोचेज़ और भी मौजूद हैं, बट जब तक हम लोगों को पीएसबी कैंपिंग नहीं देगा, हुकूमत कैंप्स नहीं कंटिन्यू करेगी। अभी आप देखें फर्दर आने वाले अभी सैफ गेम आ रही है, उसके बाद बीजिंग, मैंने आपको बताया मैंने। हाँ, लेकिन फिर आप जैसे लोग हैं ना सदफ, जो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं और ये रोल भी अपनाते हैं। थैंक यू सो मच सदफ, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से मुल्क का नाम रोशन करती रहेंगी। अब हमें इजाज़त। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन हम फिर कल हाजिर होंगे आपके सामने। जब तक कि मुझे फैसल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।